हेलो दोस्तों, यहाँ पे आपका आरबीएससी 10वीं क्लास का पेपर होने वाला 25 अप्रैल 2022 को। तो कंप्लीट आप सभी के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ विद सॉल्यूशन। तो देखिए, सारे क्वेश्चन को आप याद करते जाइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि 1% गद्यांश को पढ़ना है और आपको उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मनुष्य नाशवान प्राणी है। तो इस प्रकार से पूरा जो है यहाँ पे गद्यांश रहने वाला। हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है। ये कोई छोटा मोटा गद्यांश नहीं है कि आप पहले लाइन देख ले कि नाशवान प्राणी। तो ये आपका बहुत से स्टूडेंट ये कर देंगे, इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी। एक महान जीवन दर्शक, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पे अपने जीवन दर्शक के बारे में जो है पूरी डिटेल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप गांधी जी के बारे में पढ़ोगे तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो हम बात करते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन उसके बारे में। जिन कार्यों के पीछे आदर्श होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्थायी होते हैं। वो चीज़ें जो है स्थायी होती है। इसका ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए, भविष्य में जो सबसे बड़े महापुरुष के रूप में याद किए जाते हैं वो कौन है। वो है गांधी जी। गांधी जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि बाकी नेहरू जी, विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ ही नहीं कहीं इस गद्यांश के अंदर। उचित कार्य के प्रति निष्ठा का संदेश किसने दिया है। गांधी जी ने दिया है। ये सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन, देखिए, उचित कार्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है, बहुत सही कथन है बिल्कुल। दया की पूर्ति के लिए स्वभाव जरूरी है, बिल्कुल सही कथन है। महापुरुष अपने कार्यों के द्वारा याद नहीं किए जाते, बिल्कुल गलत कथन है। वो तो याद किए जाते हैं। और ये भी सही कथन है, अच्छे कार्य के प्रति सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पे एक पठित गद्यांश के काव्यांश के बारे में, या फिर आप पद्यांश भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह चवर को। तो इस प्रकार से पूरा आपको काव्यांश को पढ़ना है। फिर क्वेश्चन है कि आपको बताना है शीर्षक किसके बारे में। तो शीर्षक में पूछा गया है कि क्या शीर्षक हो जाएगा। तो शीर्षक हो जाएगा इसमें कैकेयी के बारे में पूछा गया है। कैकेयी की जो अटल सवाल है उसके बारे में, यानी कि कैकेयी के अटल वचन या फिर सवाल एक ही बात होती है। तो सी ऑप्शन इसका जो है शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका है क्वेश्चन, वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, गौमुखी गंगा कहकर किसे अंकित किया गया है। तो गौमुखी जो गंगा है वो क्या पे किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। तो वो क्या है, कैकेयी को गौमुखी गंगा। विदु लेखा में विदु से क्या आशय होता है। तो विदु लेखा में विदु से जो है चांद का आशय होता है, चांद का प्रकार होता है। दुर्बलता का विशेष जो है चिन्ह है, जो है किसे बताया गया है। तो वो बताया गया शपथ को, है ना। बैठी थी अचल तथापि असंख्या तरंगा में, असंख्य तरंग का जो है कृति किससे बताया गया। तो एक तरंग जो है यहाँ पे तरंग के बारे में बताया गया। तो क्या हजारों तरंगों के बारे में जो है ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि रानी जो है यहाँ पे एलिजाबेथ, उसकी जो है द्वितीय रानी को बताना था, को कहाँ की थी, ये आपको बताना था। तो वो जो रानी है, रानी एलिजाबेथ, वो थी इंग्लैंड की जो है रानी थी। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है लेखिका मधु कांकरिया ने गंगटोक का किसके शहर का जो है कहा है। वो कहा है मेहनत कश भाषाओं को जो है वो कहा है। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं जो आपके रेगिस्तान की क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। रेगिस्तान की इसके अंदर आपको पूर्ति करनी है। जैसे दूसरे का पहला क्वेश्चन है, जो शब्द किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं तो वो कौन सा होते हैं। वो होते हैं परिणाम वाचक विशेषण, क्योंकि उसमें परिणाम की विशेषता हो रही कि ये जो है कितने जो है मतलब कि मात्रा का है, ये बर्तन कितनी मात्रा का है, ये जो आपने चीनी तोली है कितने किलो की है। माप तोल के संबंध में जो है परिणामवाचक हमेशा विशेषण आता है ना। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के संपूर्ण वर्ग या समुदाय का बोध कराते हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं। उसे कहते हैं जातिवाचक, क्योंकि जो पूरी एक प्रकार का समुदाय हो गया, एक प्रकार का दल हो गया, तो उसे हम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में जो है करते हैं। जैसे उदाहरण के समय किसान हो गया, मजदूर हो गया, किसान हो गया एक वर्ग हो गया, मजदूर हो गया एक वर्ग हो गया, लेखक हो गए, मोर हो गए, गाय इत्यादि जो है एक प्रकार से जो है ये एक जातिवाचक बन गया। जिस सर्वनाम से किसी पर्सन का बोध होता है उसे हम कौन सा कहते हैं। तो पर्सन मतलब पर्सनवाचक सर्वनाम हमने सुना होगा, 6 सर्वनाम सुना होगा, उसमें पर्सनवाचक पता होगा। तो पर्सनवाचक, हाँ, ये आदमी कहाँ जा रहा है, पर्सनवाचक विशेषण है, सॉरी सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल व प्रभाव क्रम पे पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं सहकर्मक क्रिया। आपने सुना होगा सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और जब भी वाक्य दिया हुआ है और उसमें जो है क्रिया का फल प्रभाव जो है क्रम पे पड़ता है तो उसे हम हमेशा सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी काल, लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द कहते हैं। बहुत बहुत सुना होगा आपने अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जिसमें किसी का समय ना बदलाव, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना, लिंग ना बदलाव, वचन ना बदलाव, उसे हम हमेशा कहते हैं अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अर्थ में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। उसे हमने कहते हैं कृत प्रत्यय। हमेशा ये अंत में जुड़ते हैं और शब्द जो है उसको चेंज कर देते हैं और नए शब्द की रचना कर देते हैं। हम बात करते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन है वो है संधि किसे कहते हैं। पहला देखिए, जब आप 6वीं क्लास से पढ़ रहे हो संधि संधि संधि, तो संधि कहते हैं दो वर्गों के मेल जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे संधि कहते हैं। यानी संधि का अर्थ होता है जुड़ना या फिर मिलना। जैसे विद्या प्लस अर्थी क्या होता है, विद्यार्थी। फिर है समास को परिभाषित कीजिए कि समास की परिभाषा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या फिर सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर कहते हैं हम ना, रसोई के लिए घर।
ओके, नेक्स्ट है तिल का तार बनाना। तो तिल का तार बनाने का अर्थ होता है छोटी सी बात को बड़ा चाकर कहना। हाँ भाई, तो छोटी सी बात है कि आज मैं यहाँ पे गया था, लेकिन उससे बड़ा चाकर कि वहाँ पे मैंने ये देखा, वो किया, है ना। फिर आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मतलब कि इसका अर्थ होता है कि पहले जैसा सब जो है स्वभावपूर्ण व्यवहार छोड़कर उसके विपरीत आचरण करना। पहले कि हाँ मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन बाद वहाँ पे जो है चेंज हो जाना, परिवर्तन हो जाना। ठीक है, आंख फेर लेना मतलब कि उस कार्य को नकार देना। कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया था? तो कैप्टन का नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाना उसके दिल में नेताजी जी व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करता है और उसका अपने देश के प्रति प्रेम भी दर्शाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, बिस्मिल्लाह खां की महत्वपूर्ण जिजीविषा क्या थी? तो बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई कला के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उन्होंने एक ही जुनून था, एक ही धुन थी, खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। पांचों वक्त की नमाज सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च ही जाती थी। वे नमाज के बाद सजदे में यही गिड़गिड़ाते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक कहानी ये भी रचना में मन्नू भंडारी बचपन में कैसी दिखाई देती थी? तो देखिए लेखिका 5 भाई बहनों में जो है सबसे छोटी थी। वे अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के साथ जो है खेल खेलती थी और वह भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, मांझा सूतना आदि भी करती थी। परंतु लेखिका की सीमा जो है वो जो था सीमा थी वो अपना घर ही था, मतलब सीमे घर के अंदर ही जो है सारे जो करते थे। हम बात करते हैं हारिल पक्षी के उदाहरण द्वारा किस तरह प्रेम की स्थापना की गई? तो जो हारिल पक्षी होता है ना, वो कहता है कि देखिए गोपियाँ कहती है, गोपियाँ ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहकर प्रेम की दृढ़ता और एक निष्ठा को प्रकट किया। हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लड़की या तिनका पकड़े रहता है, किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गोपियों ने भी कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय से दृढ़ता पूर्वक बसाया हुआ है, जो किसी भी प्रकार से निकल नहीं सकता, उसके जो चुंगल से है वो बाहर नहीं आ सकता। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखते जाइए। जितना लिखोगे उतना ये याद होगा आपको। तो ये गलती मत कीजिए, हिंदी का पेपर सभी का अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका 9वां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कुंभड़बतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था? तो कुंभड़बतिया शब्द का प्रयोग किया गया था कि वे भी वीर साहसी तथा निर्भीक हैं, वे कुम्हड़े के कच्चे फल की तरह दुर्बल नहीं है जो आपके डराने, धमकाने और फरसा दिखाने में भयभीत हो जाएंगे। यानी कुम्भड़बतिया जो एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है, जो कच्चा फल है जो है दुर्बल दिखता है, लेकिन वो कुम्भड़बतिया वो दुर्बल नहीं है कि आप एक हमें डराओगे, धमकाओगे, फरसा दिखाओगे, हम डर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बात करते हैं आपके अगला क्वेश्चन के बारे में, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। उत्साह कविता में जो है कवि ने बादलों को ही क्यों संबोधित किया, ये आपको बताना था। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को लोगों को अंदर उत्साह का संचार लाने के लिए संबोधित किया, क्योंकि बादल गरजते हैं तब सोए हुए लोग नींद से जाग जाते हैं। बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और ये हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। बादलों की आवाज़ से वे लोगों के अंदर नए उमंगें भरना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने माता के आंचल को क्या कहा है? तो भोलेनाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था। जब उसके पर आपदा आई थी, विपदा आई थी, तो जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वे शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसीलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, क्यों रखा है लेखक ने माँ का आंचल? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में गतोक प्रवास के दौरान लेखिका की कौन सी साध पूर्ण ना हो सकी? तो कौन सी साध पूर्ण ना हो सकी ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ। तो देखिए इसमें इस प्रकार से लिखना, ये यात्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा यूथनाग के बीच में थी। लेखिका जब उस शहर में उतरी वह हैरान हो गई, और जब उसके हैरान होने के कारण सितारों की जो है झिलमिलाहट में जगमगता इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत तक्ष बादशाहों का शहर गंगटोक की सुंदरता थी। इस सुंदरता ने लेखिका के मन में भीतर वे शून्य स्थापित कर दिया। हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर संख्या 4 से लेकर 16 तक है, वो आपको बताते हैं सिंपल से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि हालादार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरने पर क्या अंतर दिखाई देता है और क्यों देता है? देखिए कि दूसरी बात जो है मूर्ति देखने पर जो है हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदल दिया गया था, और साइकिल पर चश्मे बेचने वाला मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाले चश्मे
जो है ले ली थी। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई लकड़ी और धातु से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता है जो वायु वाला वाद्य यंत्र होता है। ये धार्मिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है और ये एक शुभ वाद्य यंत्र माना जाता है और सामाजिक और धार्मिक समारोहों में बजाया जाता है। इसे उत्तर भारतीय संगीत कार्यक्रम में भी उपयोग में लिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, कब उपयोग में लिया जाता है पूछा गया आपसे। लेखिका पड़ोस की एक मित्र के घर जाकर क्यों बैठ गई? तो वो इसलिए बैठ गई थी क्योंकि उनको पता था कि कॉलेज से जब पिताजी लौटेंगे तो बहुत झाड़ पड़ेगी, यानी झाड़ का मतलब डांट पड़ेगी पिता के कोप से, यानी कि उनके डर से बचने के लिए वे वहाँ पे बैठ गई थी। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? लेखक को जो है कहानी के अनुसार सोच विचार के एकांत चाहिए था, साथ में प्राकृतिक दृश्य जो है उनको मिल रहा था और किसी भी तरह बाधा उत्पन्न नहीं होती। एकांत की इच्छा के कारण जो है लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, मतलब उसे अकेला रहना था। एकांत का मतलब ये है, इसलिए सेकंड क्लास का जो मतलब टिकट होते हैं रेलगाड़ी के, तो बहुत ही सुविधाजनक होती है। आप सेकंड क्लास कभी बैठ के देखना ट्रेन के अंदर, तो भी आपको पता लगेगा हाँ लेखक ने क्यों सेकंड क्लास की टिकट खरीदी थी। गोपियों के अनुसार राज्य का धर्म होना चाहिए, तो उनके अनुसार धर्म उसकी पूजा जो है प्रजा हो गई, मतलब उसकी प्रजा जो उसकी मतलब वहाँ पे लोग थे की तरह ही रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म की पालना करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है वे जब वह अनति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। बिल्कुल इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन के वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे? जब परशुराम ने स्वयंवर सभा में आकर पूछा कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने उत्तर दिया धनुष तोड़ने वाला उनका परशुराम कोई दास ही होगा। ये सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और कहा कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है, धनुष तोड़ने वाला तो उसका शत्रु होता है, उसका जो है शत्रु दुश्मन होता है ना। इसलिए परशुराम क्रोधित हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है किन के वचनों को सुनकर परशुराम, ये तो मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि थके पथिक की पथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये जो है इसमें पथिक जो है कवि खुद है और रूपसी प्रेयसी की समर्थी है, उनका पथ है वह थका हुआ है, मतलब थक चुका है कवि खुद स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ में पिता द्वारा खाना खिलाने पर लेखक की मैया उसने क्या कहती है? तो उसे कहती है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसके अंदर बता देता हूं मैं आपको। बच्चा पिता के साथ खाना खाने बैठ जाता है, पिता अपने ही हाथ से उन्हें दाल बाटी खिलाते, पेट भर जाने पर माँ और खिलाने की जिद करती और कहती कि बच्चे को थोड़ा बड़ा कोर खिलाना चाहिए। वे एक कहावत कहते हुए बोलती कि खाना तो एक माँ ही पेट भर के खिला सकती है और खिलाना शुरू कर देती है। वे पक्षियों के नाम की कौर से बहलाकर फटफाट खिलाती है और फिर खाना खाते ही पिता उसे खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकर काट कर घोड़ा लेकर जो है नगन ही बाहर भाग जाते हैं। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में 12वां। नई दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी? नई दिल्ली की काया पलट इसलिए होने लग गई थी क्योंकि ब्रिटेन के महारानी रानी कौन थी? एलिजाबेथ नई दिल्ली आने वाले थी। भारत उस समय नया नया ही आज़ाद हुआ था और अंग्रेज भले ही हमें छोड़कर चले गए थे लेकिन भारत गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह उभर नहीं पाया था। इसी तरह महारानी के स्वागत के लिए नई दिल्ली की पूरी काया पलट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका संकेत किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं, कितनी 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ को ओर संकेत देती है। किसकी ओर? जैसे कि बात करें श्वेत की ओर, तो श्वेत जो है किसी कार्य के जो है शोक पर, और बात करें यहाँ पे शुभारंभ पर तो रंगीन जो है पताकाएं हमेशा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या सीख दी? उन्होंने सीख दी थी कि केवल सुंदरता पर ही नहीं रीझें बल्कि अपने वातावरण के प्रति भी सचेत रहें। जिस पानी में झांककर उसने अपनी परछाई दिखाई देती है उसकी गहराई का भी वह भली भांति जान ले, कहीं वहीं उसके लिए जानलेवा सिद्ध ना हो जाए। वे उस आग की तपन का भी ध्यान रखें जो रोटी पकाने में काम आती है। हम बात करते हैं आपका 15वां क्वेश्चन के बारे में। जो 15वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी का कर्तृत्व व जीवन परिचय आपको संक्षेप में लिखना है, छोटे अक्षरों में लिखना है। संक्षेप मतलब कि छोटे में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप बड़े में चेप दो, बड़ा नहीं चेपना है। 15वें क्वेश्चन का आपको बता दो, राम वृक्ष बेनीपुरी इनका जो जन्म है ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, वो होता है 1902 में,
है ना। कहाँ पे होता है, बिहार के मुजफ्फरनगर जिला है, वहाँ पे बेनीपुर नामक ग्राम है, वहीं उनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम बात करें तो फूल चंद्र था, जो एक सिद्धांत किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। इनका लालन पालन कौन करती है, इनकी मौसी करती है। और इनकी जो शिक्षा की बात करें तो बेनीपुर में हुई है और बाद में ये अपने ननिहाल में पढ़े हैं। ओके, इसी प्रकार से यशपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद करके जाइए, दोनों में सब एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यशपाल की बात करें तो यशपाल का जन्म होता है 3 दिसंबर 1903 में, वहां उनका कहाँ होता है, बेनीपुरी का 1902 में, 1903 में, तो बिल्कुल सिंपल सा याद रखिएगा। कहाँ पे होता है, फिरोजपुर छावनी में होता है। इनका पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे और इनके पिता जो है हीरा लाल को विरासत के रूप में 200-400 गज तथा एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, और उस शिक्षा कहाँ पे हुई, लाहौर पाकिस्तान में हुई, है ना। हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है कवि तुलसीदास। हर बार पूछा जाता है तुलसीदास का जीवन परिचय बता दीजिए और रचना के बारे में बता दीजिए। तुलसीदास की बात करें तो ये युवा अवस्था में चित्रकूट, काशी, अयोध्या की यात्रा की बात करें, इनका जन्म है 1574 में होता है। रामचरितमानस की इन्होंने रचना प्रारंभ की, 2 वर्ष साथ महापुर में पूरा कर दिया इन्होंने। और महाकाव्य की रचना गोस्वामी से साथ में काशी में बैठकर इन्होंने की थी, है ना। हम बात करते हैं आपका जो यहाँ पे ऋतुराज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज तुलसीदास दोनों इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज की बात करें तो ये तो हमारे राजस्थान के हैं। इनका जन्म होता है 1940 में, कहाँ पे होता है, भरतपुर जिले में होता है। ओके, तो भरतपुर वाले वीडियो को लाइक कर दें। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने अंग्रेजी में एमए की थी। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति मतलब सेवा होने के बाद, ठीक है, सेवा से निकल जाने के बाद उनसे, हाँ, लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अब तक 8 कविता जो है उन्होंने प्रकाशित कर दी है, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखरविंद प्रमुख है। इन्हें सोमावत पारिमल सम्मान मिला पुरस्कार पहले सम्मानित और बिहार पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं भैया, याद रखिएगा। हम बात करते हैं गद्यांश के बारे में, जो गद्यांश आपसे पूछा गया है उसके बारे में। तो ये गद्यांश है जो आपके पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। इसके अंदर आपको प्रसंग करनी है और विशेष भी लिखना है कि इसमें अलंकारों की छटा दृष्टि है, इसकी भाषा सरल सुबोध है और कवि ने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भाषाओं का उपयोग में लिया है। आप विशेष में लिख सकते हो, 3 लाइनें आपकी बेहतर बन जाएगी। ओके, बात करें प्रसंग में क्या लिखना है कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है और रचयिता का नाम लिखना है। बिल्कुल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को अच्छी तरीके से घोट के याद कर लीजिएगा। हम बात करते हैं पद्यांश के बारे में, तो पद्यांश भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी आप विशेष जो है अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि हाँ, इसमें भी भाषा मतलब कहानी के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोपिन भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। लेणख लखन बज्जी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने खीरा खाने की बड़ी तैयारी की। आप अपने प्रिय खाद्य वस्तु का आनंद लेने के लिए किस प्रकार की तैयारी करेंगे, मतलब अपने शब्दों में भी बहुत सारे आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे अपने शब्दों में लिखिए जो आपके शब्द क्या कहते हैं, यानी वो आपके जो दिमाग की एबिलिटी है, आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो आपके बारे में जानना चाहता है कि बच्चा कहाँ तक जो है वो परिवर्तित है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात कहना जो है कहाँ तक उचित है। कवि ने बच्चे को मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें खंडे के बारे में तो बहुत से पूछते हैं कि निबंध क्या याद करें। निबंध तो आपको याद करना है सड़क सुरक्षा के बारे में, मातृभाषा उसके महत्व के बारे में, मातृभाषा हमारी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते वाहन जो है गढ़ता जीवन धन, यानी कि ये भी लगभग सुरक्षा से बारे में पूछा गया है। भ्रष्टाचार लगभग हर बार पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण भी याद कर लीजिएगा साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन के बारे में। आपसे पूछा गया है कि कार्यालय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा प्रयोगपुर की ओर से राज्य के समस्त जिले शिक्षा अधिकारी के नाम एक कार्य लगी पत्र लिखी है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत का मतलब प्रमोट जो आप हर साल होते आ रहे हो, इस बार कोई प्रमोट नहीं करेगा, के साथ वैकल्पिक विषयों के खोलने संबंधी प्रस्ताव का आपको उल्लेख करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वयं को अपना जयपुर निवासी मानते हुए, क्या नाम है आपका, नरेंद्र नाम है आपका, और पिताजी को एक पत्र लिखना है कि अपनी परीक्षा की तैयारी और अध्ययन आदि का उल्लेख करना है कि मेरी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कुछ और कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से पत्र लिखना है अपने पापा को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुलता है, क्या खुलता है, वाटर पार्क। तो नहाने जाएगा क्या आप, हाँ, जिसमें पानी के खेल होते हैं, ठीक है, रोमांचक झूले होते हैं, आहा,
मनोरंजक खेल और खाना पान की व्यवस्था होती है। इसके लिए आपको विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देना है कि हाँ भाई आप आइए, फटाफट से आइए, लिमिटेड सीट है, आपको पहले दिन इतना डिस्काउंट है। इस बारे में आपको लिखना है कि हमारे जो झूले हैं आप उसमें झूलिए, मनोरंजक खेल है बच्चों के लिए, खाना और खान पान की अच्छी सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू रोग के नियंत्रण के लिए चेतावनी के संबंध में विज्ञापन दिया कि हाँ भाई सभी तैयार हो जाएगा। जो भी सुबह सुबह आती है टैक्सी कचरा लेने के लिए, गाड़ी वाला आया, बाहर कचरा निकाल, आपने सुना भी होगा। इस प्रकार से जो है आपको स्वास्थ्य विभाग को एक लिखना है डेंगू रोग जो है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, उसके प्रकार से आपको एक लिखना है, विज्ञापन तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है ना, इस प्रकार से एड तैयारी करना है। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आप सभी के लिए इतनी मेहनत करी है तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, जितना भी सभी लोगों तक पहुंच सके, 10वीं के जितने भी छात्र हैं सभी तक पहुंचा दीजिए। और बात करें चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि लगभग हमारे 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब बात करते हैं कि इस पीडीएफ को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, जो आप पीडीएफ किस प्रकार से देख सकते हो और इसके आंसर भी। सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ पूरी। और साथ में हम बात करते हैं सिंपल तरीका कहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है, गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है ज्ञानअलर्ट.com और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग तीसरी या चौथी पोस्ट मिल जाएगी आरबीएससी 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।